नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गोवा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। वीरेंद्र कुमार को गोवा के लोग वीरेंद्र बिहारी कहते थे। वजह वो बिहार के मधुबनी के एक गांव का रहने वाला था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई थी। पढ़ाई के नाम पर वो 8वीं पास था। उसे किसी भी तरह की नौकरी मिलने की उम्मीद कतई नहीं थी। काम के नाम पर वो खेती किसानी जानता था, इसीलिए कुछ महीने पहले ही रोजी रोटी की तलाश में वो गोवा आया था। गोवा के उत्तरी इलाके में वो अपने कुछ परिचितों के यहाँ रह रहा था। उनकी मदद से ही वो गाड़ियों की देखरेख के लिए एक गैराज में लग गया था। वीरेंद्र को सीखने की ललक थी। किसी भी काम को वो बहुत ही जल्दी सीख लेता था। गाड़ियों की देखरेख करते हुए गाड़ी से संबंधित वो कई तरह के काम करने में माहिर हो गया था। कुछ ही सालों में उसे गाड़ियों की अच्छी जानकारी भी हो गई। गाड़ी खोलना, गाड़ी चलाना आदि से लेकर इंजन की आवाज़ पहचान कर उसकी खराबी के बारे में मालूम कर लेना अच्छी तरह से वो जान गया था। उसने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था। उसके बाद मानो उसके सपनों को पंख लग गए थे। गैराज का काम छोड़कर टेम्पो की ड्राइवरी करनी शुरू कर दी। इस काम की वजह से उसकी जान पहचान निशांत मोगन कैंडोलिम से हो गई। वो भी उसी की उम्र का था। वो मंगलूर का रहने वाला था। शहर के चर्चित एक शोरूम आशीर्वाद के मालिक नवीन पटेल के यहाँ कई सालों से काम कर रहा था। निशांत को हमेशा माल लाने पहुंचाने के लिए टेम्पो की जरूरत होती थी। इसी वजह से वो वीरेंद्र के संपर्क में आया। उसने वीरेंद्र का टेम्पो किराए पर लेना शुरू कर दिया। उसका काम, समय की पाबंदी और स्वभाव मालिक को पसंद आया। इस तरह वीरेंद्र भी शोरूम या गोदाम में अक्सर सामान की डिलीवरी के लिए जाने लगा। उनमें गहरी दोस्ती होने की यही वजह थी। जब कभी मौका मिलता तो दोनों इकट्ठे बैठते थे, खाते पीते थे और मौज मस्ती करते थे। एक दूसरे से अपनी बातें शेयर किया करते थे। निशांत के अलावा 25 साल का सुरजीत केसकर, 28 साल का मंजूनाथ और 51 साल का सुभाष भोसले भी कभी कभार वीरेंद्र बिहारी के टेम्पो किराए पर लिया करते थे। सुभाष और सुजीत महाराष्ट्र में कोल्हापुर के रहने वाले थे। इनके परिवार में पुश्तैनी काश्तकारी का काम होता था, जिससे गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से वे भी काम धंधे की तलाश में गोवा आ गए थे। उनका तीसरा साथी मंजूनाथ दक्षिणी गोवा के कांदोली गांव का रहने वाला था। उसे गोवा के चप्पे चप्पे की अच्छी जानकारी थी। दुर्गम से दुर्गम और निर्जन दूर दराज के इलाके के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो भी अच्छी कमाई के मकसद से गांव छोड़कर गोवा शहर आया था। पांचों की दोस्ती के केंद्र में वीरेंद्र बिहारी था। सभी उसे इसलिए भी पसंद करते थे क्योंकि वो उन्हें पैसा कमाने के नए नए आइडिया दिया करता था। वो खुद भी खूब पैसा कमाना चाहता था। जब कभी पांचों मिलते तब पैसे कमाने की योजना बनाया करते थे। कोरोना के कहर से गोवा भी तबाह हो गया था। शहर की स्थिति खराब हो गई थी। शहर के अधिकतर काम धंधे और रोजगार ठप पड़ गए थे। इस सब का सबसे अधिक प्रभाव दिहाड़ी पर काम करने वालों पर पड़ा था। काफी लोग अपने गांव चले गए, किंतु कोरोना कम होने के बाद जब वे वापस लौटे तब उनमें से कुछ को ही काम मिल पाया था। काम नहीं पाने वालों में ये पांचों दोस्त भी थे। वीरेंद्र बिहारी शातिर दिमाग का था। जब उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो उसने वाहन की चोरियां और राहजनी का काम शुरू कर दिया, जिससे उसके खिलाफ थाने में कई शिकायतें भी दर्ज हो गई थी। एक के बाद एक जब कई शिकायतें उसके खिलाफ थानों में दर्ज हुई तो वो कई बार गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन किसी तरह से जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गया। इससे वो समझ गया था कि किस तरह के मामले में कैसे छूटा जा सकता है और किस में कितना खर्च करके बचा जा सकता है। वीरेंद्र बिहारी के मन में एक लंबा हाथ मारने का विचार आया, लेकिन ये काम उसके अकेले के वश का नहीं था। उसकी योजना के मुताबिक उसे और लोगों की जरूरत थी। वो अपनी योजना को सही तरीके से सफल बनाने के लिए एक टीम बनाना चाहता था। इस बारे में उसने सबसे पहले निशांत से बात की। उसने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो निशांत उसकी योजना सुनते ही घबरा गया।
उसने इनकार कर दिया, कहा कि इस काम में उसका बना बनाया काम छूट जाएगा। तब वीरेंद्र ने उससे कहा, हमें इस काम में मोटे पैसे एक बार में ही मिल जाएंगे, तो कोई दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात निशांत की समझ में आ गई और उसने इस काम में हामी भर दी। उसके बाद दोनों ने मिलकर टीम को पूरा करने का काम शुरू किया। उन्होंने बाकी के 3 दोस्तों से भी बात की। सभी उनकी योजना सुनकर निशांत की तरह ही घबरा गए थे, लेकिन जब उन्हें समझाया गया कि इसमें कानून और पुलिस से कैसे बचा जा सकता है, तब वे भी राजी हो गए। फिर उन्हें एक झटके में लाखों रुपए आने का लालच भी था। इस तरह से पूरी योजना की तैयारी के बाद उन्हें एक ऐसी पार्टी की तलाश थी जो मालदार हो और उनकी थोड़ी सी धमकी पर ही आसानी से बात मान ले। उनकी योजना किसी का किडनैप करके मोटी फिरौती वसूल करने का था। ऐसे में घूम फिरकर उनकी नजर में जिस व्यक्ति की तस्वीर उभरकर सामने आई, वो निशांत के मालिक नवीन पटेल की थी। निशांत कई सालों से उनके यहाँ काम कर रहा था, इसलिए उसे उनके घर परिवार के लोगों के अलावा उनकी अमीरी के बारे में अच्छी जानकारी थी। योजना के अनुसार उन्होंने नवीन पटेल के ऑफिस की अच्छी तरीके से रेकी की। इस काम को निशांत ने किया, साथ में वीरेंद्र ने भी उसकी मदद की। रेकी के बाद दिन और समय तय करके वीरेंद्र बिहारी ने एक एसयूवी कार किराए पर ले ली। उसी कार से उन्होंने ऑपरेशन करोड़पति की शुरुआत की। उस दिन अगस्त की 4 तारीख थी। 5 साथी कार में सवार नवीन पटेल के शोरूम पहुंचे। समय दोपहर 12:30 बजे का था। वीरेंद्र अपने 4 साथियों को लेकर शोरूम में घुसा, जबकि एक साथी कार में ही बैठा रहा। वो निशांत था। वो कार में लगे काले शीशे की वजह से बाहर से नहीं दिख रहा था। वीरेंद्र ने नवीन पटेल को अपना परिचय एक प्लाईवुड व्यापारी के रूप में दिया। नवीन पटेल से परिचय करने के बाद उसने अपने 3 सहयोगियों के तौर पर बाकी का परिचय करवाया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वीरेंद्र ने बताया कि कुछ समय में ही उनका कारपेंटर आने वाला है, वही प्लाईवुड के बारे में जानकारी देगा। नवीन पटेल ने उन्हें सामने के सोफे पर बैठने को कहा और अपने कर्मचारी को पानी और चाय लाने के लिए बोलकर अपना काम निपटाने लगे। कर्मचारी के वहां से हटते ही वीरेंद्र के एक साथी ने अचानक ही शोरूम का शटर बंद कर दिया। नवीन पटेल चौंक गए। उन्होंने समझा कि शटर अपने आप गिर गया होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी 2-3 बार हो चुका था। उन्होंने तुरंत अपने कर्मचारी को आवाज लगाई, कितनी बार कहा है कि शटर ठीक करवा लो, लेकिन नहीं। नवीन बात पूरी करने वाले ही थे कि वीरेंद्र बिहारी ने फुर्ती से नवीन के गले पर चाकू रख दिया। नवीन बौखलाते हुए बोले, अरे ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए निकालो, अभी के अभी। वीरेंद्र कड़कती आवाज में बोला, छोड़ो मुझे छोड़ दो। नवीन अपना हाथ पीछे ले जाकर दूसरे बदमाश का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, जो पीछे से उनके दोनों कंधे पकड़ा था। नहीं छोड़ेंगे तुम्हें जब तक कि तुम पैसे नहीं दे देते हो, वरना जिंदा नहीं बचोगे, वीरेंद्र बोला। नवीन अचानक आई इस मुसीबत से बुरी तरह से घबरा गया। अपने पुराने कर्मचारी निशांत को आवाज दी। चाय लाने के लिए गया कर्मचारी शोरगुल सुनकर वहां आ चुका था। उसे तीसरे बदमाश से धर दबोचा। नवीन समझ चुके थे कि वो किडनैपर के चंगुल में फंस चुके हैं। वो उनसे विनती करने लगे, मेरे पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन में इतना बिजनेस भी नहीं हो रहा है, कहीं से भी लाओ, हम नहीं जानते, घर वालों को फोन करो और अभी पैसे मंगवाओ, वरना। कहते हुए वीरेंद्र चाकू उनकी गर्दन पर रेतने की स्थिति में ले आया। काफी कोशिश और मारपीट करने के बाद भी बात नहीं बनी। बार बार नवीन एक ही रट लगाए रहे कि उनके पास पैसे नहीं है। वीरेंद्र ने अपने एक साथी को उनकी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधने को कहा। फटाफट बदमाशों ने नवीन की आंखों और मुंह पर पट्टी बांधी, फिर चाकू की नोक पर ढकेलते हुए कार के पास ले गए। कार में पहले से बैठे निशांत ने उसे तुरंत अंदर खींच लिया। कार की ड्राइविंग सीट पर वीरेंद्र जा बैठा। कुछ समय में ही कार सड़क पर दौड़ने लगी। यहाँ तक तो 5 बदमाशों को सफलता मिल गई थी, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता हुई कि वे फिरौती की कॉल कैसे करें, किससे पैसे मंगवाए, कहां पर मंगवाए। अचानक प्रोग्राम में बदलाव आने से सभी दुविधा में आ गए। भीतर से उन्हें पकड़े जाने का भी डर लग रहा था।
किडनैपिंग जैसे अपराध का ये उनका पहला अनुभव था। वो अभी तक छोटी मोटी चोरियां और लूटपाट ही किया करते थे। उन्हें ये भी डर था कि अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर तुरंत पुलिस की नजर में आ जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि वो फिरौती मिलने से पहले ही पकड़े जाए। वीरेंद्र को सामने मोबाइल पर बात करते हुए मजदूरों को देखकर एक आइडिया आया। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और 2 मजदूरों के मोबाइल छीन लिए। फिर गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। फोन निशांत को देते हुए नवीन की पत्नी को कॉल लगाने के लिए कहा। नवीन पटेल की पत्नी मीनाक्षी का नंबर निशांत को मालूम था। उसने तुरंत से फोन लगा दिया। मीनाक्षी द्वारा फोन रिसीव करते ही निशांत ने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? मीनाक्षी ने पूछा। मैडम, अगर तुम अपनी पति की खैरियत चाहती हो तो 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त जल्दी से कर लो, वरना उन्हें भूल जाओ। वीरेंद्र कर्कश आवाज में बोला। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मीनाक्षी कांपती आवाज में बोली। मैं कौन बोल रहा हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम सिर्फ उतना ही करो जितना हम कह रहे हैं। पैसा कहाँ लाना है ये हम तुम्हें जल्द बताएंगे, वीरेंद्र बोला। लेकिन तुम हो कौन? मेरा पति कहाँ है? लेकिन कुछ नहीं, बस तुम इतना याद रखना कि पुलिस के पास भूलकर भी मत जाना, नहीं तो नतीजा बुरा होगा, समझी? और हाँ, तुम्हारा पति हमारे कब्जे में अभी तक सुरक्षित है। कहते हुए वीरेंद्र ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ नवीन पटेल की पत्नी मीनाक्षी ये समझ गई थी कि उसके पति का किडनैप हो चुका है। वो बेहद घबरा गई। ये बात किसे बताए, किसे नहीं, समझ नहीं पा रही थी। कुछ पल रुककर उन्होंने निशांत को फोन लगाया। निशांत ने कॉल रिसीव की, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। कोई और भद्दी गाली देते हुए बोला, आखिर तूने होशियारी दिखाई ही दी ना। निशांत का फोन वीरेंद्र ने रिसीव किया था। अब किसी को कॉल मत करना और रुपए के साथ हमारे फोन का इंतजार करना। मीनाक्षी ने झट से फोन कट कर दिया। उन्होंने समझा कि शायद निशांत भी उसके पति के साथ है या फिर उसका भी फोन किडनैपरों के पास है। उनके सामने बड़ी समस्या ये भी थी कि 1 करोड़ रुपए कहां से लाएंगी। किडनैपरों की इस शर्त से परिवार में कोहराम मच गया। इस समस्या का समाधान कैसे करे ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। मीनाक्षी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। वो डिप्रेशन में चली गई। परिवार वालों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। समझा बुझाकर पुलिस की मदद लेने को कहा। तब तक रात के 9 बज चुके थे। मीनाक्षी हिम्मत करके 4 अगस्त 2021 को रात 9:30 बजे अपने रिश्तेदारों के साथ पणजी पुलिस स्टेशन पहुंची। 3 रिश्तेदारों के साथ होने के बावजूद वो काफी घबराई हुई थी। उनकी हालत देखकर थाना प्रभारी विजय ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, आप इतना घबराई हुई क्यों है? नवीन पटेल गोवा के एक जाने माने कारोबारी थे। इस वजह से थाना प्रभारी मीनाक्षी को पहले से पहचानते थे। हाल ही में वो नवीन की मैरिज एनिवर्सरी में शामिल भी हुए थे। तब मीनाक्षी से उनकी मुलाकात हुई थी। उत्तरी गोवा में थिविन गांव के रहने वाले 30 साल के नवीन पटेल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका गोवा के मॉडल टाउन में आशीर्वाद नाम का एक शोरूम और एक प्लाईवुड का गोदाम था। नवीन की पत्नी को अपने पास आया देखकर थाना प्रभारी चौंक गए। उनकी घबराई हुई हालत देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? इसके साथ उन्होंने मीनाक्षी को बैठने को कहा। सामने की कुर्सी पर बैठते ही मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। थाना प्रभारी ने उन्हें शांत करवाया, 1 गिलास पानी पिलाया और पूरी बात बताने को कहा। जब मीनाक्षी ने नवीन पटेल के किडनैप होने की बात बताई तो थाना प्रभारी चिंता में पड़ गए। उन्होंने पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। मीनाक्षी ने किडनैपरों से हुई सभी बातें उन्हें बताई, साथ ही अपने मोबाइल पर आए किडनैपरों के कॉल के समय को बताया। थाना प्रभारी विजय मीनाक्षी का स्मार्टफोन लेकर जांच परख करने लगे। संयोग से फोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का ऐप था। विजय ने कॉल की रिकॉर्डिंग ऑन कर मीनाक्षी के सामने ही कई बार सुना। फोन में शोरूम के कर्मचारी निशांत का भी नाम था। उसे कॉल करने पर मिले जवाब के बारे में पूछने पर मीनाक्षी ने सिर्फ इतना बताया कि वो उनका बहुत ही भरोसेमंद कर्मचारी है और उसका हमारे घर पर भी आना जाना होता था। इस वक्त वो कहाँ है पूछने पर मीनाक्षी ने बताया कि अब उसका फोन बंद आ रहा है। थाना प्रभारी इतना तो जानते ही थे कि अधिकतर किडनैपिंग के मामले में किसी न किसी नजदीकी का ही हाथ होता है। इसी अंदेशे के साथ उन्होंने निशांत के जरिए
किडनैपरों तक पहुंचने की योजना बनाई। इसके बाद थाना प्रभारी ने मीनाक्षी और उनके साथ आए लोगों के बयानों के आधार पर नवीन पटेल के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली। थाना प्रभारी ने उन्हें इस आश्वासन के साथ घर भेज दिया कि पुलिस उनके पति को अवश्य छुड़ा लेगी। मीनाक्षी के जाने के बाद थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देने के साथ ही तुरंत पूरे शहर की नाकेबंदी करवा दी। शहर के पुलिस महकमे में नवीन पटेल के किडनैप की सूचना फैल गई। इसकी जानकारी व्यापारी वर्ग को भी लग गई थी, किंतु वे पुलिस की हिदायत के मुताबिक शांत बने रहे। पुलिस ने सबसे पहले निशांत की तलाशी का लक्ष्य बनाया ताकि अपहरण का कोई सुराग हाथ लग सके। उसके मोबाइल फोन की ट्रैकिंग की जाने लगी। किडनैपिंग कांड की सूचना पाकर अगले दिन गोवा के डीजीपी मुकेश कुमार मीणा और एसीपी शोभित सक्सेना ने थाना प्रभारी विजय के साथ मिलकर घटना स्थल यानी नवीन पटेल के शोरूम पर जाकर उसका मुआयना किया। आसपास के शोरूम वालों से पूछताछ करने पर उन्हें कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। शोरूम के कुछ कर्मचारियों ने घटना के दिन शटर बंद करने और चाकू की नोक पर नवीन को गाड़ी में जबरन बिठाने के अलावा अधिक बातें नहीं बताई। उन्होंने इस कांड में 5 लोगों के शामिल होने के साथ साथ दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच शोरूम के सामने सफेद एसयूवी कार खड़े होने की बात कही। निशांत के बारे में पूछने पर कर्मचारियों ने कहा कि उस रोज वो छुट्टी पर था। इस छानबीन के बाद पुलिस अधिकारी अपने ऑफिस लौट आए। थाने आकर थाना प्रभारी ने शोरूम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच की। जल्द ही उन्हें उन फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स भी मिल गई, जिससे पता चला कि घटना के समय उनकी लोकेशन घटना स्थल के आसपास थी। इसके बाद नए सिरे से मामले की रूपरेखा तैयार करके तफ्तीश के लिए पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमें गोवा के अलग अलग इलाकों में फैल गई। इस मामले में गोवा के आगसी और आगाकिन पुलिस की भी मदद ली गई। किडनैपरों के मोबाइल फोन की सर्विलांस से मालूम हुआ कि वे नंबर पुराने गोवा सांताक्रूज केवसा के इलाके से एक्टिव करवाए गए थे। उसका INI नंबर गोवा के एक व्यक्ति के मोबाइल का था। पुलिस की जांच टीम उसके सहारे आगसी और आगाकिन पुलिस को सतर्क करती हुई उस व्यक्ति के पते पर पहुंच गई। वहां जाकर मालूम हुआ कि जिन फोन नंबरों से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वो फोन नंबर दिहाड़ी मजदूरों के थे, जो एक दिन पहले ही कार सवार युवकों ने छीन लिए थे। उनकी कार और उन लोगों के हुलिये के बारे में पुलिस ने मजदूरों से पूछा तो उनके बारे में उसका हुलिया सीसीटीवी की तस्वीरों वाले कार से मेल खाने जैसा था। उस समय वे मेन रोड से अपने घर लौट रहे थे, तभी उनके पास एक कार आकर रुकी थी जिसमें 5 लोग बैठे थे। एक रास्ता पूछने के लिए बाहर निकला था। उसने ये भी बताया कि कार में एक आदमी सिर झुकाए 2 लोगों के बीच बैठा हुआ था। दोनों उसे पीछे से हाथ किए ऐसे पकड़ रखे थे जैसे वे गिरने वाला हो। मजदूरों के बताए गए बदमाशों के हुलिये से जांच टीम को काफी राहत मिली। किडनैपिंग कांड के तार एक दूसरे से जुड़ने लगे थे, लेकिन सबसे अहम था किडनैपरों का पकड़ा जाना और नवीन पटेल को सकुशल बरामद करना। पुलिस ने गोवा में घटे हाल के आपराधिक वारदातों में शामिल लोगों की जानकारी निकलवाई। इसके आधार पर सबसे पहला नाम राहजनी और वाहन चोरी के कई गंभीर इल्जाम वाले वीरेंद्र कुमार बिहारी का सामने आया। इस नई जानकारी के बाद पुलिस टीम की तफ्तीश वीरेंद्र कुमार बिहारी की तरफ घूम गई। पुलिस ने जब वीरेंद्र के ठिकाने पर छापा मारा तो वो हाथ नहीं लगा, लेकिन उसका एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे पुलिस थाने ले आई। उससे पूछताछ शुरू होने के साथ ही पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिल गया था। वीरेंद्र का पकड़ा गया साथी कोई और नहीं, नवीन पटेल का कर्मचारी निशांत था। पहले तो उसने अपहरण कांड से अनजान और खुद को बेकसूर बताया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सच को कबूल कर लिया। उसने अपने अन्य साथियों के नाम भी बता दिए और ये भी बताया कि वो नवीन को कहीं छिपा कर रखने का इंतजाम करने के लिए कमरे पर आया था। पुलिस को किडनैपरों तक पहुंचने के लिए इतनी जानकारी काफी थी। पुलिस नवीन पटेल को उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए निशांत को साथ लेकर उसके बताए अनुसार उसके ठिकाने पर जा पहुंची, जहां वे मीनाक्षी को कॉल करके पैसे मांग रहे थे। वे सभी पुराने गोवा में एक जर्जर इमारत में थे। पुलिस ने वहां बंधक बनाकर रखे गए नवीन पटेल को किडनैपरों के चंगुल से
सकुशल बरामद कर लिया। नवीन पटेल को सकुशल आजाद करवाने के बाद तीनों थाने के अधिकारियों की मदद से नवीन पटेल अपहरण कांड में शामिल सभी आरोपियों को निशान मोगन की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया। थाने लाकर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम वीरेंद्र कुमार बिहारी, सुरजीत केसकर, सुभाष भोसले और मंजूनाथ कारवार बताए। सभी से अपहरण से संबंधित मोबाइल फोन और चाकू बरामद कर लिया। उनके खिलाफ नवीन पटेल के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरे दिन उन्हें गोवा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर गोवा की सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।